यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। सब मेरे दोस्त अच्छे होंगे, ठीक से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बीईओ के एग्ज़ाम जो 16 अगस्त को प्रस्तावित है कि सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अपनी सीरीज़ के अंतर्गत मैं ऑलरेडी पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और ये हमारा चौथा वीडियो होने वाला है। और उन 3 वीडियो में मैं आपको 47 क्वेश्चंस करा चुका हूँ। ठीक है, 47 क्वेश्चंस ये आप देख ही रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में सारी व्याख्या उसकी दी जा रही है। भले से ही टाइम लग रहा है, नो मैटर। जितना भी पढ़ेंगे एग्ज़ाम से पहले सारा सॉलिड पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है नहीं, तो उसी क्रम में हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, क्वेश्चन नंबर 48। इससे पहले 47 तक मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। आते हैं 48 क्वेश्चन क्या कहता है। पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन किस राज्य या यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश ने किया। दोबारा पढ़ता हूँ। पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने किया। जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र या दिल्ली। ठीक है, इसमें तो आप ऑलरेडी वैसे ही समझ सकते हैं। ऑप्शन भी 2 गुजरात महाराष्ट्र का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो मैं इसका बताता हूँ। इसका आंसर होगा आपका दिल्ली। जान लेते हैं इसका मतलब क्या है। इसको मैं टिक कर देता हूँ। इसका आंसर आपका दिल्ली है। पढ़ते हैं आगे फिर। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाज्मा में 5 तरह के स्पेसिफिकेशंस वाले इलेक्ट्रिक वाहन लगाए जाएंगे। मतलब 5 तरह की वैरायटी वाले इलेक्ट्रिक वाहन एक साथ लगाए जा सकते हैं चार्जिंग के लिए। जैसे आपको पता है, सभी देशों में फ़िलहाल प्रदूषण से बचाव के लिए ज़्यादातर इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसी के तहत ये भी एक कदम माना जा सकता है। ठीक है, आप समझ होंगे इसको। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना के बीच भारत ने किस देश को रेल मार्ग के जरिए 9000 टन से अधिक मसाले निर्यात किए। कहने का मतलब सीधा है कि जो कोरोना काल हमारा चल रहा था, चल तो अभी भी रहा है, लेकिन जो लास्ट टाइम में टोटली लॉकडाउन का समय था, उस दौरान भारत ने किस देश को रेल मार्ग के जरिए 9000 टन से अधिक मसाले निर्यात किए। क्या बांग्लादेश को किए, नेपाल को किए, भूटान को किए या श्रीलंका को किए। आप सोच लेंगे, लेकिन मैं तो इसका आंसर बता देता हूँ आप लोग को। तो इसका आंसर है हमारा बांग्लादेश। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य। ऐसा पहली बार हुआ जब भारत ने बांग्लादेश को रेल मार्ग के जरिए मसाले भेजे। कहने का मतलब इससे पहले भी मसाले जाते रहे हैं बांग्लादेश को, भारत ने निर्यात किए हैं, लेकिन रेल के द्वारा पहली बार भेजे गए हैं। ठीक है नहीं, आगे देखते हैं। इससे पहले मसालों का निर्यात नेहाबा शेवा जैसे पोर्ट्स और रोड के जरिए किया जाता था। कहने का मतलब इससे पहले जो मसालों का निर्यात किया जाता था वो पोर्ट्स के द्वारा, जैसे हमारा नेहाबा शेवा पोर्ट हो गया, और रोड के द्वारा भी किया जाता था। रेल मार्ग के जरिए निर्यात के भाड़े में 60% कमी आती है। सिंपल कहने का मतलब है, पोर्ट्स के द्वारा मसाले निर्यात करने में, पोर्ट्स के और सड़कों के द्वारा मसाले निर्यात करने में, और हमारा रेल के द्वारा मसाले निर्यात करने में हमारा 60% तक की हमारी क्या हो जाती है, भाड़े में कमी आ जाती है, अगर मसालों को रेलवे के द्वारा निर्यात किया जाएगा। सिंपल कहने का मतलब ये हो गया अपनी लैंग्वेज में। बात आई है बांग्लादेश की, तो जान लेते हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। मुद्रा है, इनकी मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। और यहाँ की राजधानी क्या है, यहाँ की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो सिंपली हमने जाना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मुद्रा टका और वहाँ की राजधानी ढाका है। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने कूड़ा कचरे से बिजली बनाने के लिए एक पहल की शुरुआत की। इसका नाम क्या है। इस पहल का नाम बताना हमें। पहला ऑप्शन है वो वेस्ट टू स्क्रब,
या वेस्ट टू स्क्रैप या वेस्ट टू एनर्जी या एनर्जी टू वेस्ट। ठीक है, जो उत्तराखंड सरकार द्वारा पहल शुरू की गई है उसका नाम बताना है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट टू एनर्जी, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर, और इसका आंसर हुआ था हमारा बांग्लादेश। अब देखिए, जानते हैं इसका मतलब क्या है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के अनुसार राज्य में उत्पन्न कुल 900 टन कूड़े में से जो 40% कूड़ा न उठने के कारण नालों, सड़कों और अन्य स्थानों पर इकट्ठा होता रहता है, से 5 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा सकती है। सिंपल कहने का मतलब है, जो उत्तराखंड का राज्य प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण बोर्ड है उसका ये कहना है कि हमारे राज्य में डेली जो 900 टन कूड़ा पैदा होता है, उत्पन्न होता है, उसमें से 40% कूड़ा ऐसा होता है जो न उठने के कारण नालों, सड़कों और अन्य स्थानों पर इकट्ठा रहता है। ठीक है, अगर हम उस कूड़े को उठाएं, मतलब कि जो 40% कूड़ा है उसको उठा के बिजली उत्पन्न की जाए तो 5 मेगावाट तक बिजली उत्पन्न की जा सकती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए योजना आरंभ की गई है वहाँ पे। इस योजना का नाम है वेस्ट टू एनर्जी। ठीक है, अब देखो बात आई उत्तराखंड की, तो जान लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मशहूर पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का 16 जुलाई को निधन हो गया। वे किस बीमारी से जूझ रहे थे? दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। मशहूर पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का 16 जुलाई को निधन हो गया। वे किस बीमारी से जूझ रहे थे? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टीबी मीन्स ट्यूबरक्लोसिस, सेकंड ऑप्शन इज कैंसर, कोविड-19 या हृदय रोग। हमको बता देना है। ठीक है, इनमें से तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है कोविड-19, मतलब कि वे कोविड-19 उनको कोरोना हो गया था, सिंपल बोले तो। जानते हैं, आइए इसके बारे में आगे जानते हैं क्या दिया हुआ है। 51 साल के रमेश टीकाराम को पैरा, इसको टिक कर देते हैं हम पहले। 51 साल के रमेश टीकाराम को पैरा एथलेटिक्स और बैडमिंटन में उनकी उपलब्धियों के लिए 2002 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। सिंपल कहने का मतलब ये हुआ, जो रमेश टीकाराम है इनको 2002 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। रमेश टीकाराम ने सन 2000 में बैडमिंटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी और उसके संस्थापक सचिव बने थे। कहने का मतलब है, जो बैडमिंटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, जो वर्तमान में अब इसका नाम बदल के रख दिएगा पैरा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना रमेश टीकाराम ने ही की थी। कब की थी? 2000 में की थी। तो एक फेमस हस्ती हैं ये अपने आप में, और ये कोविड-19 की वजह से, इस बीमारी की वजह से इनका निधन हुआ है, तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप। ठीक है, इसका आंसर हमारा कोविड-19 हो गया। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं अपनी सीरीज़ में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 52, 52वां। अगला 52वां क्वेश्चन है, जानते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस पड़ोसी देश ने करोड़ों लोगों को प्रलयकारी बाढ़ से बचाने के लिए बांध को बम के धमाके से तोड़ दिया? भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जिसने करोड़ों लोगों की जान बचाने के लिए, किससे? प्रलयकारी बाढ़ से जान बचाने के लिए बांध को बम के धमाके से उड़ा दिया। क्या वो नेपाल है, क्या भूटान है, क्या चीन है, या क्या हमारा बांग्लादेश है? इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, ये देश है चीन। जानते हैं इसका मतलब क्या है? चीन में भारी बारिश के बाद कई राज्यों में बाढ़ का प्रकोप है। चीन में बारिश हुई है बहुत तगड़ी। ठीक है, तो कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो रखी है वहाँ पे। और आगे जानते हैं फिर। अनहुई प्रांत में चूही नदी का बांध उड़ाया गया है। एक बांध है जो चूही नदी पर स्थित है। कहाँ है ये? ये आपका, इसका पहले टिक करते हैं।
ये आपका अनहुई प्रांत है। ये कहाँ है? ये चूही नदी पर स्थित है। अनहुई प्रांत में चूही नदी का बांध उड़ाया गया है जिससे नदी के पानी का दबाव कम हो सके, क्योंकि यह नदी आगे जाकर यांगत्सी नदी से मिलती है और यांगत्सी नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम थ्री जॉर्ज डैम स्थित है। सिंपली कहने का मतलब है, अनहुई प्रांत में एक नदी है, चूही नदी बहती है, उस नदी पर एक बांध स्थित है। उस बांध को उड़ा दिया गया। उस बांध को इसलिए उड़ा दिया गया है, उस बांध को उड़ाने से उस बांध के अंदर जितना भी जल था वो सारा ऐसे ही क्षेत्र में समतल भूमि पर फैल जाएगा। नहीं तो क्या होता, वो बांध आगे जाकर यांगत्सी नदी से मिलता है और यांगत्सी नदी पर एक दुनिया का सबसे बड़ा बांध स्थित है जिसका नाम है थ्री जॉर्ज डैम। अगर उसको नहीं उड़ाया जाता तो उसका पानी किसमें पहुंचता? उसका पानी आगे थ्री जॉर्ज डैम में पहुंचता और वैसे ही पानी बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो रहा है बारिश के कारण, तो उस डैम को टूटने का खतरा था। अगर वह डैम टूटता तो बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़े जान माल की हानि होती। तो इसलिए चीन ने पहले ही चूही नदी पर जो बांध स्थित था उसको पहले ही उड़ा दिया ताकि पानी के दबाव को कम किया जा सके। आगे देखते हैं। फिर पानी के दबाव से अगर यह डैम टूटा तो भारी तबाही हो सकती थी, इसलिए पानी का दबाव कम करने के लिए पहले ही चूही नदी पर बने बांध को उड़ा दिया गया। बिल्कुल सारी व्याख्या लिखी हुई है, कौन सा बांध उड़ाया, किस देश ने उड़ाया, किस नदी पर स्थित है और क्या कारण रहा उससे जल का दबाव कम होने से क्या क्या स्थितियां बनने से रह गई हैं हमारी। ये सारा बिल्कुल व्याख्या सहित लिखा हुआ है। इसको आप ध्यान से दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से दोबारा पढ़ के अपने नोट्स मेंटेन करेंगे तो शायद हो सकता है कि जो मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ आपको फिलहाल लग रहा हो कि भैया जल्दी बोल रहे हैं, बाद में आसानी से समझ में आ जाए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। कोरोना के कारण आईसीसी ने 2020 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? सिंपल कहने का मतलब ये, जो 2020 वर्ल्ड कप इस वर्ष होने वाला था उसको स्थगित कर दिया है आईसीसी ने। कब तक के लिए स्थगित किया हमें ये बताना है। तो सिंपल इसका आंसर आपका 2022 यानी 2022 तक के लिए। 2020 वर्ल्ड कप का आयोजन अक्टूबर-नवंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होना था, ठीक है। लेकिन कोरोना के कारण इसका आयोजन अब की बार नहीं किया जाएगा। इसका आयोजन कब किया जाएगा? 2022 में। सिंपल कहने का मतलब ये है, ठीक है। आइए अब आगे जानते हैं। किस कंपनी ने सबमरीन केबल से भूकंप चेतावनी सिस्टम यानी अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम तैयार किया है? दोबारा बोलता हूँ मैं, किस कंपनी ने सबमरीन केबल से भूकंप चेतावनी सिस्टम तैयार किया है? भूकंप चेतावनी सिस्टम मीन्स अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम, मीन्स ऐसा सिस्टम जो अर्थक्वेक की वार्निंग पहले ही दे देगा, यानी जो भूकंप की चेतावनी पहले ही देने में सक्षम होगा। तो यह किसने चालू किया है? देखते हैं किस कंपनी ने चालू किया, हमको ये बताना। क्या गूगल ने किया, क्या अमेजन ने किया, फेसबुक ने या IBM ने? ठीक है, सोचेंगे आप लोग। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये किसने चालू किया है, ये तैयार किया है गूगल ने, इसको तैयार किया है। सबमरीन का मतलब जान लेते हैं। गूगल इसका आंसर हो गया है। सबमरीन का मतलब जान लेते हैं। समुद्र की बिल्कुल निचली सतह पर बिछाई गई केबल, मतलब कि जो केबल समुद्र की बिल्कुल निचली सतह पर एक केबल बिछाई गई है, यह ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन केबल है। कैसी ऑप्टिकल फाइबर मीन्स इसके अंदर ऑप्टिक्स फाइबर का प्रयोग होता है कम्युनिकेशन के लिए इस तार के अंदर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन केबल मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग संचार के लिए किया जाता है इस केबल में। इसके द्वारा भूकंप का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। भूकंप की चेतावनी यह पहले ही देने में सक्षम होगा। आगे देखते हैं। गूगल की शुरुआत 1996 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने की थी। देखो गूगल का जिक्र आया तो जान लेते हैं। गूगल की शुरुआत कब हुई थी? 1996 में। किसके द्वारा हुई थी? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा हुई थी। गूगल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? गूगल का मुख्यालय स्थित है कैलिफोर्निया इन USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
और सुंदर पिचाई इसके वर्तमान CEO हैं। आशा करता हूँ सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा, इससे बाहर आपकी बात नहीं जाने वाली है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोरिसाना कायेट और मैरियाना वर्दीनाइनिस को किस 2020 पुरस्कार से नवाजा गया? मोरिसाना कायेट और मारियाना वर्दीनाइनिस को किस 2020 पुरस्कार से नवाजा गया? भारत रत्न, नेल्सन मंडेला पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इनको जो पुरस्कार दिया गया है, ये है पुरस्कार का नाम है नेल्सन मंडेला पुरस्कार। ठीक है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। जो आपकी मोरिसाना यानी कि मोरिसाना कायेट है, ये तो गिनी नामक देश की रहने वाली है, गिनी ये लिखा हुआ है। ठीक है, और मैरियाना वर्दीनाइनिस आपकी ग्रीस की रहने वाली हैं। दोबारा पढ़ता हूँ मैं इसको, मोरिसाना और मारियाना वर्दीनाइनिस को संयुक्त राष्ट्र की चयन समिति ने चयनित किया। इनको किसने चयनित किया? संयुक्त राष्ट्र की चयन समिति ने इनको चयनित किया। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मोरिसाना गिनी की रहने वाली हैं और मारियाना ग्रीस की रहने वाली हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने की। किसने की? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात आई है, तो ये पहली बात तो मैंने आगे लिखा हुआ, आगे आएगा, लेकिन जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इस संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं। उन 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग इसका महासभा है। ठीक है, इसी के अध्यक्ष, इनका नाम है तिजानी मोहम्मद बंदे। इन्होंने इन पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की थी। इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चंस में आएगा, वहाँ से आप इसको नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। किन लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है? जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? नेल्सन मंडेला पुरस्कार। बहुत अच्छे से समझ आया होगा, नहीं आया हो तो वीडियो पॉज करके दोबारा समझ लेंगे। ठीक है, और बाकी बीच में मैंने कुछ तथ्य बताए यूएनओ के बारे में, ये आपको आगे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेपाल पुलिस की गोली चलने से एक भारतीय नागरिक घायल हो गया। सही है, हो गया। यह घटना किस राज्य से जुड़ी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई? हमको यह बताना है। दोबारा पढ़ता हूँ। नेपाल पुलिस की गोली चलने से एक भारतीय नागरिक घायल हो गया। यह घटना किस राज्य से जुड़ी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल? तो सिंपल, ये कहाँ पे हुई? इसका आंसर होगा आपका बिहार। बिहार से जुड़ी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की घटना है ये। इसके बारे में और आगे जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य हमको क्या क्या स्मरण करने हैं। मीन्स ऑल दोज फैक्ट्स विच वी हैव टू लर्न अबाउट दिस टॉपिक। नेपाल पुलिस की गोली से बिहार के किशनगंज का एक नागरिक घायल हो गया। जो नागरिक घायल हुआ कहाँ का है? ये बिहार के किशनगंज का रहने वाला है। हाल के दिनों में भारत नेपाल सीमा की यह दूसरी घटना है, यानी इससे पहले भी ये घटना हो चुकी है। जानते हैं कौन सी हो चुकी है? 12 जून को नेपाल की तरफ से बिहार के सीतामढ़ी जिले में जानकी नगर बॉर्डर पर फायरिंग की गई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो हमारी घटना है ये दूसरी घटना, इससे पहले भी ये घटना हो चुकी है। कहाँ पर? बिहार के सीतामढ़ी जिले में। ठीक है, जहाँ पर एक युवक की मौत हो गई थी। अब बिहार की बात आई है तो जान लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वहाँ के नीतीश कुमार और वहाँ के राज्यपाल फागू चौहान हैं। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। किस प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी नामक योजना लॉन्च की है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश
MP मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये जो योजना लॉन्च की है ये उत्तर प्रदेश ने की है। इसके बारे में अब जानते हैं। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने 19 जुलाई को अपने आवास से की। किस योजना की शुरुआत की? नवीन रोजगार छतरी की। ठीक है, किस लिए? अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के लिए इस योजना को आरंभ किया गया। और फिर इसके आगे जानते हैं। इसके अलावा यानी कि 19 जुलाई को ही अपने आवास से इसके अलावा उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 3,484 लाभार्थियों को ऑनलाइन 17.42 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की। कहने का मतलब ये हुआ, इस योजना को लॉन्च करने के साथ साथ उन्होंने ये 2 कार्य भी आपके किए। ध्यान से पढ़ लेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है नहीं? उत्तर प्रदेश की बात आई है तो सिंपली जानते होंगे, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है वर्तमान में? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल वही जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, उन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है वर्तमान में। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर्मूला वन रेस हंगरी ग्रांड प्रिक्स चैंपियन कौन बना? क्या लुइस हैमिल्टन है, वाल्टेरी बोटास हैं, जोटी रूट्स हैं, या NOT मीन्स नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। आइए इससे संबंधित इम्पोर्टेंट तथ्यों को एक बार जान लेते हैं। मर्सिडीज टीम के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन 6 बार फॉर्मूला 1 चैंपियन बन चुके हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट। इसी के साथ ही इन्होंने किसी एक सर्किट पर सबसे ज़्यादा बार खिताब जीतने वाले दिग्गज माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। किसकी? एक ही सर्किट पर सबसे ज़्यादा बार खिताब किसने जीता था? माइकल शूमाकर ने जीता था, लेकिन वर्तमान में लुइस हैमिल्टन ने इनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब बात करते हैं, जब हंगरी की बात आई है, फॉर्मूला 1 रेस हंगरी ग्रांड प्रिक्स तो जान लेते हैं। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। और लुइस हैमिल्टन की बात आई है तो लुइस हैमिल्टन कहाँ के? उत्तराखंड के रहने वाले हैं, यूनाइटेड किंगडम UK के रहने वाले हैं। कौन? लुइस हैमिल्टन। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक सी आगे बढ़ते हैं। भारत ने विदेश में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने के लिए किस देश के साथ MOU मीन्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए? क्या सऊदी अरब, ईरान, USA या कतर? सिंपली कहने का मतलब है, वर्तमान में भारत ने इमरजेंसी ऑयल रिजर्व अपना ऑयल स्टॉक रखने के लिए, खरीदा हुआ ऑयल रखने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा USA। इससे पहले का आंसर आपका लुइस हैमिल्टन था ही था। ठीक है नहीं? तो ये समझौता USA के साथ किया है। जानते हैं इसका मतलब क्या है, क्यों किया है, क्या रीज़न है इसके पीछे, इसके बारे में जानते हैं। देखो, ऐसा पहली बार है जब भारत विदेश में ऑयल रिजर्व बना रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत विदेश में ऑयल रिजर्व बना रहा है। क्यों बना रहा है जानते हैं। भारत अमेरिका से तेल खरीदेगा और वहीं पर स्टोर करके रख देगा। सिंपली भारत अमेरिका से तेल खरीदेगा और अमेरिका में ही उसको स्टोर करके रख देगा। क्या रीज़न है जानते हैं नेक्स्ट पेज पर। बिल्कुल सारे तथ्य, सारे इंपॉर्टेंट तथ्य अपनी सिंपल भाषा में आपके सामने मैंने पेश कर दिए हैं। देखो आगे पे, भारतीय सरकार तेल खरीदकर स्टोर करना चाहती है और भारत की तेल स्टोरेज क्षमता बढ़ चुकी है। जो भारत की वर्तमान में तेल स्टोरेज क्षमता कितनी है? 39 मिलियन बैरल है और वो कंप्लीट हो चुकी है। USA के पास 730 मिलियन बैरल स्टोरेज कैपेसिटी है। देखो, हमारे पास मात्र 39 मिलियन बैरल और USA के पास 730 मिलियन बैरल स्टोरेज की कैपेसिटी है। ठीक है, और जो हमारे पास 39 मिलियन बैरल स्टोरेज की कैपेसिटी है ये बढ़ चुकी है। भारत सरकार चाहती है कि हम तेल खरीदें और उसको स्टॉक कर दें। क्यों खरीदें? ये भी कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर की इंडस्ट्री ठप होने से कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमत बहुत गिर गई थी।
इसलिए तेल खरीदें। देखो आपने भी देखा होगा जब कोरोना जिस समय टोटल लॉकडाउन रहा था उस समय आधे से ज़्यादा देशों में लॉकडाउन की ही स्थिति थी। तो आयात निर्यात वाहन ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, जिस कारण क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के भाव बहुत गिर गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी बिल्कुल मांग न होने के कारण एक समय तो ऐसा भी आया था कि निगेटिव तक में उसके दाम पहुंच गए थे। ठीक है, और अब लॉकडाउन खुलने के बाद ये दाम थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, ऊपर को एकदम से तो नहीं बढ़ते हैं। तो भारत सोच रहा है कि अभी ऐसा किया जाए, तेल खरीद लिया जाए और बाद में हमें काम देता रहेगा। लेकिन भारत के पास तेल स्टोरेज क्षमता जो है वो पहले से ऑलरेडी भरी हुई है। तो इसलिए भारत ने अमेरिका से MOU यानी कि समझौता किया है कि आप एक काम करें कि हमारा तेल हम आपसे खरीदेंगे और आप इसको स्टोर करने की हमको स्टोर कराने से लो। तो सिंपल ये अपनी शब्दों में इसका मतलब ये हुआ, ठीक है नहीं। तो इसी के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी ज्ञापन समझौते, दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। क्लियर हो गया होगा, नहीं तो दोबारा देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं जो भारतीय मूल के हैं, हाल ही में उन्हें किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, हमें यह बताना है। तो देखो भाई, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मालदीव, इंडोनेशिया, सूरीनाम या फिलीपींस। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा सूरीनाम। सिंपल कहने का मतलब है चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो भारतीय मूल के हैं को सूरीनाम देश का राष्ट्रपति चुना गया है। अब देखो सूरीनाम देश है, बहुत से देश हैं, क्या सभी देश के नाम जानते हैं क्या? नहीं। तो सूरीनाम भी एक इस प्रकार का देश है जो सुर्खियों में, ऐसे देश बहुत कम रहते हैं। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट हमको जानना है। देखो सबसे पहले तो हम जानेंगे जो हमारे चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, इनके पूर्वज बिहार के हैं। सही है, बिहार के हैं। इनसे पहले यानी जो संतोखी हैं, संतोखी से पहले 1980 के दशक में भारतीय मूल के राम सेवक शंकर यहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं। संतोखी जो है दूसरे भारतीय हैं जो यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। इनसे पहले राम सेवक शंकर भी यहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं जो भारतीय मूल के हैं। सूरीनाम जो एक छोटा सा देश है, 25 नवंबर 1975 को आज़ाद हुआ था। सूरीनाम की सीमा गुयेना, ब्राज़ील और फ्रेंच गुयेना से मिलती हैं। सिंपली जो हमारा ब्राज़ील है ये कहाँ पड़ता है? हमारा ब्राज़ील हमारा दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ब्राज़ील के जस्ट ऊपर आप देखेंगे मैप में, आप इसको देख सकते हैं, गुयेना है, फ्रेंच गुयेना है। एक तो देखो सबसे नीचे ब्राज़ील है, उसके ऊपर छोटा सा देश गुयेना है, फिर एक फ्रेंच गुयेना है, उनके बीच में एक देश स्थित है, उसका नाम है सूरीनाम। अब देखो सूरीनाम की बात आई है तो जान लेना इंपॉर्टेंट बन जाता है। सूरीनाम की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है परामारिबो। परामारिबो। इसकी मुद्रा है सूरीनामी डॉलर। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है डच। सिंपल इसके बारे में तथ्य इंपॉर्टेंट बनते हैं जो हमें जान लेनी जरूरी थे, हमको जाननी है। राष्ट्रपति की बात है तो वो अभी तो बने ही हैं। कौन बने हैं? चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो भारतीय मूल के हैं। देखो ये देश ऐसा है, इसमें लगभग 40% से ज़्यादा जनसंख्या भारतीय मूल की ही रहती है। 20 ये लिखा हुआ तो है 40%, 27 आबादी भारतीय मूल की ही है इस देश में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर हम। टाटा समूह के चेयरमैन N चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो लॉकहीड मार्टिन के CEO जिम ताइकलेट को USIBC ने कौन सा अवार्ड दिया है? किन किन को? N चंद्रशेखरन और जिम ताइकलेट को USIBC ने हाल ही में कौन सा अवार्ड दिया है, हमें ये बताना है। ऑप्शन है लीडरशिप अवार्ड, 2020 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपको होने वाला है 2020 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। ये किसे दिया गया है? N चंद्रशेखरन को जो टाटा समूह के चेयरमैन हैं, और जिम ताइकलेट को
जो लॉकहीड मार्टिन के सीईओ हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इनसे संबंधित मुख्य तथ्य जान लेते हैं। USIBC अमेरिका की एक बिजनेस एडवाइजरी समूह है जिसका कार्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है। सिंपली कहने का मतलब है जो ये USIBC है ये अमेरिका का एक बिजनेस एडवाइजरी समूह है, मतलब कि जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं उनको अपनी एडवाइस देता है। ये किस प्रकार का समूह है और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। इसके आगे देखते हैं। इससे पहले यह पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार गूगल के CEO सुंदर पिचाई, अमेजन के CEO जेफ बेजोस और सन ये क्या है आपका? और सन क्या है? और सन फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक और MD दिलीप संघावी को मिल चुका है। कहने का मतलब है जो हमारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है ये इनसे पहले सुंदर पिचाई जो CEO हैं किसके? गूगल के, जेफ बेजोस जो अमेजन के CEO हैं, और सन फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक और MD दिलीप संघावी को मिल चुका है। ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है नहीं? ये हमारा क्या है? दोबारा जान लेते हैं। इसको कहते हैं फार्मास्यूटिकल्स। बोलने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी, नो मैटर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं अब हम फिर। PM नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र के किस प्रमुख हिस्से यानी प्रिंसिपल ऑर्गन को संबोधित किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र के किस प्रमुख हिस्से को संबोधित किया? क्या आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, महासभा को, या सुरक्षा परिषद, या फिर सचिवालय? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। देखो इससे पहले मैंने आपको बताया था जो हमारी संयुक्त राष्ट्र है मीन्स UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, के 6 प्रमुख अंग होते हैं। उन 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है जिसका नाम है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इस अंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई 2020 को संबोधित किया था, ठीक है नहीं? आगे देखते हैं। इसे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहते हैं। कहने का मतलब है जो हमारा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है इसे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे जान लेते हैं वो 6 प्रमुख अंग हैं कौन कौन से हमारे, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैं आपको बाद में आने वाले टाइम में कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो प्रमुख संस्थाएं हैं इनको अलग से नोट करा दूंगा। उन प्रमुख संस्थाओं में से UN भी एक ऐसी इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर की संस्था है जिसका जिक्र हम करंट पढ़ेंगे तो अक्सर होता रहता है, ठीक है, जानते हैं। इसे नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया, ठीक है। मोदी का यह भाषण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत हाल ही में UN सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो हमारे ये किस लिए महत्वपूर्ण है ये भाषण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत हाल ही में UN मीन्स यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल मीन्स सुरक्षा परिषद का नॉन परमानेंट मेंबर बना है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में। अब आगे जानते हैं। UN मीन्स यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रधान अंग हैं कौन कौन से हैं। एक तो आपकी महासभा है जिसे कहते हैं द जनरल असेंबली, एक आपका सुरक्षा परिषद है जिसे बोलते हैं द सिक्योरिटी काउंसिल, एक आपका न्याय परिषद है जिसे बोलेंगे द ट्रस्टीशिप काउंसिल, एक आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद है जिसे बोलेंगे द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एक आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे बोलेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और एक आपका सचिवालय जिसे बोलेंगे द सेक्रेटरीट। सिंपल कहने का मतलब UN के 6 प्रमुख अंग हैं कौन कौन से वो मैंने आपको लिखा दिए, वीडियो पॉज करके आप इन्हें नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखो ये मैंने आपको पीछे बताया था और बोला था कि आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा। UN की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो दोस्तों ये मैंने आपको 62 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिए, ठीक से इनको पढ़ेंगे, वीडियो एक बार देखेंगे 2 बार देखेंगे,
मैं फिर से रिपीट करता हूं कि एक क्वेश्चन से संबंधित जितने भी मुख्य तथ्य आपको परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है, सबको मैंने शामिल कर लिया है और ये सीरीज़ इसी प्रकार आगे चलती रहेगी। इस सीरीज़ के अंतर्गत हमने 62 क्वेश्चंस कर लिए हैं और आने वाले वीडियो में हम 63 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जिन भाइयों को भी मेरी वीडियो पसंद आ रही हो और इस सीरीज़ को वो चाहते हो ऐसे ही क्रमागत रूप से आगे बढ़ती रहे, वे मेरे भाई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगा, तब तक के लिए आपको गुड बाय।